हेलो एवरीवन। वेलकम टू कैरियर एंडेवर। आप देख सकते हैं जैम 2024 का क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो सबके सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको देखो आप। द सम ऑफ थ्री बाइनरी नंबर। ठीक है, हम डिटेल सॉल्यूशन की बारे में बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ये एक पहला बाइनरी नंबर है, हाईलाइट कर देता हूं मैं। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है। हो सकता है वीडियो आपको तो लिटिल बिट स्लो लगे, बट पॉइंट ये, हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लर्निंग की बात करेंगे हम यहाँ पे। एंड थर्ड बाइनरी नंबर ये है। ठीक है। उसका जो आंसर चाहिए वो बताया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम ये मानकर चलेंगे कि सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो बेस 10 में गिवन है। बेस 10 को अगर आप डेसिमल लिख दोगे तो भी चलेगा, बट बेटर टू राइट इट एज बेस 10 लाइक दिस। मतलब इट्स अ यूजर नंबर, यूजर फ्रेंडली नंबर है। जहां तक रहा वेटेज का सवाल, बाइनरी वेटेज का सवाल, ऐसा कहना चाहता हूं मैं। सो अगर हम बात करें 1 0 1 1 0 .10, ठीक। सो इट्स लाइक 2 raised to the power of -1 इंटू 2 raised to the power of -2, जिसको मैं मेंटीसा कहता था, इधर वाले को। ठीक है, दिस इज मेंटीसा। एंड दिस वन इज एब्सीसा। तो एब्सीसा का वेटेज वैल्यू अगर आप बात करोगे तो दैट इज 2 raised to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 एंड 2 to the power of 4। ठीक है, ऐसे करके आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक। इसका भी सेम होगा। आई वॉन्ट टू कन्वे दिस वन कि ये 2 to the power of 0 है, एंड ये 2 to the power of, सॉरी, 2 to the power of -1 है। मेंटीसा कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पावर्स, एंड 2 raised to the power of -2। दिस इज 2 raised to the power of 0 इंटू 0, 2 raised to the power of 1 इंटू 1, 2 raised to the power of 2 इंटू दिस वन, 2 raised to the power of 3 एंड सो ऑन करके आप करोगे। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। बेटर है, हम कैलकुलेटर हमारे पास तो है, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड था, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सो बेस कन्वर्जन का डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ वन, पहला नंबर है 1 0 1 1 0। 1 0 1 1 बाइनरी में दिया हुआ है। 1 0 1 1 0। ये 22 आ रहा है, एंड दिस इज 1/2, 2 to the power of -1 है ये। सो इसका वैल्यू अगर आप बात करोगे तो दिस इज 22.5, बिकॉज ये हाफ है और ये 1/4 है। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर गिवन है बाइनरी में 11 0 11 0 11 0 ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 26 आ जाएगा, तो दिस वैल्यू इज 26। एंड ये आ रहा है 2 raised to the power of -1 इंटू 0, तो मतलब नहीं है, 1/4 है, मतलब 0.25 है ये। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बाइनरी में लिखा हुआ नंबर 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1। इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए हम लोगों को, राइट। उससे मतलब है हमारा। ये 21 आ रहा है नंबर। दिस इज 21, और अगर आप इसको देखोगे, मतलब मेंटीसा वाले पार्ट को, तो 2 to the power of -1 है, मतलब हाफ, और ये 1/4, मतलब 0.75 है ये। ठीक है। सब नंबर को ऐड कर ले। एक्यूरेसी का ध्यान देना जरूरी है। 22.5 प्लस नेक्स्ट वन इज 26.25, एंड लास्ट वन इज 21.75। 70.5 आ रहा है आंसर ये। ठीक है। देखो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो, बट पॉइंट ये, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वो भी डिटेल सॉल्यूशन, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक है। अ, इस क्वेश्चंस को देखो। आउटपुट बाई लो चाहिए, पहले ही लिख दो आप, 0 चाहिए मुझे। अब सेलेक्टिंग ऑप्शन ए, सेलेक्टिंग ऑप्शन ए, बिकॉज एग्जाम में बैठा हूं तो प्रेशर रहता है हम सबको। तो ऑप्शन से चलो एक बार। नहीं आएगा ऐसा चांस बहुत कम है। ए को 1 लेने को कह रहा है वो, और बी को 0। चलो ठीक है, एंड गेट से पास करो तो ये 0 आ गया। ये 1 डायरेक्टली यहां चला गया। ओके। इस लॉजिक गेट का नाम हमने क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये लॉजिक गेट बेटा इक्वलिटी डिटेक्टर है। तो इक्वल वैल्यू पे आउटपुट 1 आएगा।
इक्वलिटी डिटेक्टर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये इक्वल वैल्यू तो है नहीं, तो ऑप्शन जीरो। तो यही आंसर। अब हम श्योर कह सकते हैं कि ये आंसर है। ठीक है, मैं आगे भी सॉल्व कर देता हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं जस्ट y को f मान लूं, y को मैं f मान लूं, क्योंकि मैं हमेशा f को एक बुलियन फंक्शन मानकर चलता हूं। ठीक है, अगर उसका आउटपुट निकालने की बात करोगे आप, तो देखो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ए बी के फॉर्म में, वो ए बी है, और यहाँ पे आ रहा है वो ए। सो फाइनली हम ए बी का एक्स एन ओ आर कर रहे हैं ए के साथ। आंसर हमारा आ चुका है, बट स्टिल हम आगे मूव कर रहे हैं। ए बी डॉट ए, एक्स एन ओ आर का एक्सपेंशन फॉर्म याद कर लो, डॉट ए। एंड इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ये सही है, ये सही है। ए इंटू बी सिंपली ए बी। परफेक्ट। इसमें डीमॉर्गन सप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार टू बी होल मल्टीप्लाइड बाई ए बार। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आराम से। ए इंटू ए बार, सॉरी ए इंटू ए बार नहीं, ए बार इंटू ए बार इज ए बार जस्ट। फिर आगे ए बार बी बार, फिर प्लस ए बी। ए बार कॉमन ले लो, यही बचेगा, प्लस ए बी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए बार प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट पे, तो वाई का सिंपल वैल्यू आ रहा है ए बार प्लस बी। अब मैं फिर से ए ऑप्शन के थ्रू रिवर्स वेरिफिकेशन कर रहा हूं, आउटपुट निकाल कर फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो कह रहा है वो करो। ए इज इक्वल टू हाई कह रहा है, ए को अगर हाई कह रहा है, साथ साथ बी को लो कह रहा है, चलो एक बार चेक करते हैं, फिर इसके लिए आउटपुट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी देख लेते हैं हम। सो सेकंड अप्रोच है ये। अगर ए हाई है तो ए कॉम्प्लीमेंट लो आ गया, और बी ऑलरेडी लो है, और जीरो प्लस जीरो लॉजिकल फंक्शंस में वाई इज इक्वल टू जीरो आ जा रहा है अगेन। तो रिवर्स वेरिफिकेशन भी कर लिया। एक बार इनपुट को लेकर आउटपुट लेकर आ गया, हाँ वेरीफाई हो गया। अब आउटपुट को सॉल्व करके देखो आपने सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन कितना आ जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड नाउ। यार ये वाला न्यूमेरिकल देखो, पेंटावेलेंट की बात करेंगे हम। पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, एंटीमनी एस बी होता है, तो ये सही है आंसर। ठीक है, आर्सेनिक का मोस्ट ऑफ द टाइम पे हर बुक यूज किया हुआ है पेंटावेलेंट को समझाने के लिए। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को समझाने के लिए आर्सेनिक ही यूज किया हुआ है, और बोरॉन यूज किया हुआ है ट्राइवेलेंट को समझाने के लिए। बोरॉन गैलियम भी यूज किया हुआ है। फास्फोरस पेंटावेलेंट है, यस। हो गया। और ये बोरॉन गैलियम इंडियम थैलियम, ऐसे करके हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे क्लास 12 तक, ये सब याद हो जाता है हम लोगों को। हाँ, पॉइंट ये है कि अभी एटॉमिक नंबर के बारे में पूछता तो बड़ा होता। आई गेस 80 के आसपास ये होता है, आई गेस 30 के रेंज में ये वाला होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एटॉमिक नंबर, इसलिए मैं एटॉमिक नंबर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो सही है आंसर। ये तो एमएसक्यू होगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। एग्जाम में क्या होता है, बस कॉन्फिडेंस वाला पार्ट थोड़ा लैग करता है, और कोई बात नहीं। ये वाला न्यूमेरिकल देखो, सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। अच्छा, ऑप्शन तो गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना, इन द फॉलोइंग ओपैम वी इन एंड वी आउट रिप्रेजेंट। वो तो बड़ा क्लियर है, इनपुट ये वी इन है, आउटपुट वो वी आउट है, रेस्पेक्टिवली। अच्छा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स। तो जब भी ऐसे लिखा होता है चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे देखो प्लूरल भी लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी। इस वाले ओपैम को देखो, ये उसका आउटपुट है, पहले वाले ओपैम का ये आउटपुट है, और फीडबैक देखो, वी आर हैविंग नेगेटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है। मैं बार बार कहता हूं, नेगेटिव फीडबैक होगा तो ही वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा पाओगे। सॉल्व करना अलग बात है, जब सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान दीजिए कि नेगेटिव फीडबैक है या नहीं है। नहीं तो सॉल्व तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, इतने सारे हैं स्टूडेंट्स टीचर्स सब लोग, कोई ना कोई तो कर ही लेगा यार सॉल्व। पॉइंट ये है कि सॉल्व करते वक्त आप इस बात का ध्यान लगाएं कि ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। degenerative feedback, yes, regenerative feedback that means positive feedback, and degenerative feedback that means negative feedback। नेगेटिव फीडबैक की वजह से एरर सिग्नल जीरो होता है, तब जाकर हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को लगा सकते हैं।
ठीक है, ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि दिस वोल्टेज इज वी इन। ठीक है, देखो एग्जाम पे देखो कैसे वीन आया था, एकदम परफेक्ट वीन जो हम लोग क्लास में बात करते हैं, एकदम कंप्लीटली एसी एनालिसिस की बात किया हुआ है। ये देखो, दिस इज वीन। तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग क्या चेक कर सकते हो आप? ये इनपुट ओपैम्प के पॉजिटिव टर्मिनल को दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं जो पहला वाला ओपैम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग है, दैट्स अ नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प। तो डायरेक्टली कर दो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वी इन माइनस जीरो बाई आर वन एंड वी इन माइनस ऑफ दिस आउटपुट वोल्टेज, जिसका नाम अभी नहीं पता तो चलो वी आउट लिख लेता हूं मैं। नोडल से करता हूं वो बेहतर रहेगा, आप जानते हो, क्योंकि वो जनरलाइज कंसेप्ट है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, लेट्स स्टार्ट विद द नोडल पार्ट। वी इन माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई आर वन प्लस वी इन, वो वी आउट है, वो ये जस्ट वी ओ है, माइनस ऑफ वी ओ होल डिवाइड बाई R2. Now equate it to 0 is nothing but the nodal at this point, या KCL expression भी कह सकता हूं। So V out is equal to 1 plus R2 by R1 whole multiplied by VI in। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्किट है वो सबट्रैक्टर सर्किट है, बट इसमें भी मैं फिर से फॉर्मूला पूरा नहीं लगाऊंगा, पूरा फॉर्मूला लगाना सही नहीं है। ये हमारा सबट्रैक्टर सर्किट है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस अगर सेम हो जाता तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि आइडियल सबट्रैक्टर है। ठीक, सॉल्व करते हैं। यहां से और यहां से, यहां दोनों दोनों पे वोल्टेज सेम है। ठीक, इस जगह का वोल्टेज कितना आ जा रहा है? वी आई एन। ये R3 है। सो अगर जो भी करंट यहां पे फ्लो हो रहा है R3 में, वही सेम करंट यहां पे भी फ्लो हो रहा है, तो मैं ये वाला वोल्टेज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, और यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल आराम से आ जाएगा। मैं वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ बता रहा हूं, वी इन इंटू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R3। सो सिंपली वो आ गया वी इन बाई टू। क्लियर इतना? वी इन बाई टू है वो। ये वाला वोल्टेज भी कितना है? वी इन बाई टू। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इस जगह पे नोडल अप्लाई करो, इस जगह पे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं नोडल पे। तो कितना आ जाएगा? वी इन बाई टू माइनस दिस वन, एंड ये वाला वैल्यू वो पता है हम लोगों को, वो देखो वहां पे, माइनस ऑफ 1 प्लस R2 बाई R1 होल मल्टीप्लाइड बाई वी इन डिवाइड बाई दिस माइनस ऑफ दिस बाई R2 प्लस अगेन दिस वोल्टेज वी इन बाई टू माइनस ऑफ दिस आउटपुट वोल्टेज, ये वाला आउटपुट वोल्टेज, माइनस ऑफ वी ओ यू टी टोटल आउटपुट डिवाइड बाई R1। तो दैट मेक्स द एंड ऑफ द नोडल एनालिसिस। अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि बिकॉज इसको कैजुअली सिंप्लीफाई करोगे तो अनवांटेड वेस्ट ऑफ टाइम है। वी आउट इज आउट ऑफ फेज विथ रेस्पेक्ट टू वी इन, बट प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या गिवन है हमारे पास? ठीक है, गेन इज यूनिटी व्हेन R1 इज इक्वल टू R2। चेक कर लेते हैं। अगर R1 R2 के बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। R1 R2 के बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये सिंपली वन है। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की बात करो तो फिर वी इन बाई टू है। ठीक, यहाँ पे ये वन प्लस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू टाइम्स ऑफ वी इन आ जा रहा है, माइनस टू टाइम्स ऑफ वी इन डिवाइड बाई वन हो चुका है वो, एंड ये भी वन है, तो प्लस ऑफ वी इन बाई टू माइनस ऑफ वी आउट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर कर लेते हैं हम लोग। देखो वी इन बाई टू और प्लस वी इन बाई टू कितना आ जाएगा? जस्ट वी इन, और वी इन माइनस टू वी इन, दैट मीन्स सिंपली माइनस वी इन, माइनस वी इन माइनस वी आउट आ जा रहा है। आई एक्सपेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज माइनस ऑफ वी इन, और ये माइनस ऑफ वी आउट है,
इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है आगे, एक नेगेटिव साइन का फेज डिफरेंस दिख रहा है हमको। एग्जाम पे हो तो क्लियरली कह सकते हो सर वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इन, मतलब देर विल बी डेफिनेटली अ फेज, फेज तो आ रहा है, इसी को वो कह रहे हैं आउट ऑफ फेज। ये जो माइनस साइन है वही है हमारा आउट ऑफ फेज। इन फेज कंपोनेंट कहते हो तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट आता है। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का यहाँ पे मतलब है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। एंड वी आउट बाई वी इन का गेन भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम, बड़ा सही रहेगा। वी आउट डिवाइड बाई वी इन, गेन इज यूनिटी। मैंने हमेशा बताया कि जब गेन बात करता है तो इन जनरल वो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 आ जा रहा है, तो यूनिटी है। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे अभी। वी आउट इज आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू वी इन, ये सही है। इन फेज नहीं हो सकता, वो गलत है। गेन इज यूनिटी व्हेन R1 इज इक्वल टू R2। वी आउट जीरो नहीं आ रहा है, वी आउट इज एग्जैक्टली सेम एज इनपुट विथ अ रिप्लिका ऑफ अ फेज डिफरेंस। अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ये वीन है मान लो, तो आउटपुट एम्पलीफाई भी नहीं हो रहा है प्रोवाइडेड दिस कंडीशन। ठीक है, लेकिन हाँ फेज डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा चाहे आप कंडीशन को पुट करो या ना करो। तो आउटपुट आ रहा है बिना एम्पलीफाई हुए ऐसा, चेक करो अभी, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। ये सबट्रैक्टर सर्किट है, बट हमेशा मैंने क्लास में बताया कि बेटा सबट्रैक्टर सर्किट में फॉर्मूला मत अप्लाई करना। तो ये तो आंसर आ गया अभी, ए बी। आगे चलो, ये न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार। आरएलसी या एलआरसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट गिवन है। जब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट गिवन है तो हम ओमेगा नॉट को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो ये 1/√LC आएगा एक सीरीज आरएलसी सर्किट में। ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के बाद। ओमेगा नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल आर सी, कैसे हो जाएगा? दिस इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है तो रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं। ओमेगा नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल एन सी। Resonance is a phenomena for which the response of the circuit is maximum. Either current is maximum, or else impedance is maximum, or else admittance is maximum, or else sometime voltage is maximum. That's the definition of resonance. At omega is equal to omega naught, V R and current are in phase. इस बात को हम क्लासेस में ऐसे पढ़ते हैं कि देखो, जो इनपुट वोल्टेज है वो वी आर के बराबर है, प्लस इंडक्टर का वोल्टेज रिलेटिवली आगे चलेगा, तो जे टाइम्स ऑफ वी एल है, माइनस जे टाइम्स ऑफ वी सी है। चाहो तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो यूजिंग फेजर रिलेशन। यूजिंग फेजर रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं मैं। लुक एट द बोर्ड प्लीज, बड़े ध्यान से देखिए आप। सर ये आया कैसा? आप फेजर से डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो। ये हो गया हमारा आई इंटू आर प्लस ऑफ एल इंटू डी आई एल बाई डी टी, केवल एक्सप्रेशन, प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। क्लासेस में किया हुआ है, इंटीग्रेशन का फेजर 1/j ओमेगा होता है और डिफरेंशिएशन का फेजर जे ओमेगा होता है जस्ट। और उसको लैपलास से भी आराम से डिराइव कर सकते हैं, वही तो बेस्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपलास को भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सही है। अब एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, चाहे वो वोल्टेज हो या इंपिडेंस हो सबका। एट रेजोनेंस तो इमेजिनरी पार्ट, तो इसको मैं आई एम जे लिख देता हूं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो वीएल बराबर वी सी आ जाएगा। सो वी इन जो है वही वी आर होगा एट रेजोनेंस। वी इन जो है वो वी आर के बराबर होगा। तो करंट क्या होगा? अब करंट में तो कोई फेज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम Z के बारे में बात करते हैं तो Z ये होता हमारा Z नेट इम्पिडेंस इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल लिखते हैं तो ओमेगा ओमेगा एल लिख दे रहा हूं, माइनस जे एक्सी, तो माइनस ऑफ जे एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। Z एट रेजोनेंस निकालोगे, टॉकिंग अबाउट Z एट रेजोनेंस, Z एट रेजोनेंस आ जाएगा जस्ट सिंपली R। अगर वो R है तो कैसा फेज डिफरेंस हो जाएगा यार? कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप Z निकालोगे रेजोनेंस में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स
इन फेज कंपोनेंट, ठीक है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वी आर एंड करंट आर इन फेज, यस दिख रहा है वी आर। और एक और चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का बेसिक एसी एनालिसिस है वो याद आना चाहिए। उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये है हमारा नेट वोल्टेज, ठीक है, नेट वोल्टेज। और ये है हमारा वी आर। वी आर, थोड़ा अलाइनमेंट आगे पीछे हो रहा है तो मैं अप टू यू, आई एम जस्ट लीविंग। ये वी आर है एंड ये वाला ऊपर का जो वीएल है, क्योंकि वो जे है, देखो वहां पे जे है, तो 90 डिग्री है वो। और दिस वन, ये दोनों आपस में कैंसल आउट करते थे, ये दोनों आपस में कैंसल आउट करते थे, ये कैंसल आउट हो जा रहा था। इसको नेट वोल्टेज कह सकते हो, इसको एक्स एक्सिस को, या नेट करंट भी कह सकते हो क्योंकि करंट ही है वो। सो दिस इज वी एस सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर, एंड आई कैन से दैट द करंट इज इन फेज विथ वी आर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उसका जो भी फेज होगा उस करंट का भी सेम फेज होगा, ठीक है। आगे देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड सी, ये तो दिख रहा है हम लोग को। वी आर इज इक्वल टू सेम एज वी इन, एल और सी का तो टर्म टर्म ही नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक। द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई टू, इसको हाफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, हाफ फ्रीक्वेंसी। कई बार इसको हम हाफ पावर बैंडविड्थ भी कहते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ, ठीक है। इज द इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, इंडिपेंडेंट कह रहा है, एग्जाम पे आप कंफ्यूज होकर इसको डिपेंडेंट मत पढ़ लेना। इंडिपेंडेंट कह रहा है, सिर्फ आपका जो सर्किट है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देख लो ध्यान से, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आर, हमेशा इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आर। देखो वीन हमेशा वी आर से डिपेंडेंट है। बात करते हैं हम अभी, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वी आर एंड सर्किट आर इन फेज, यस दैट्स ट्रू। द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द आर, वो हमेशा करंट है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ एलसी हो सकता है। ये जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो रेजोनेंस में इंडिपेंडेंट ऑफ एलसी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ आर कभी नहीं हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो सही है। एट रेजोनेंस जब भी होता है तो वी आर वी इन बराबर होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड सी होगा, तो उस टाइम पे जो करंट आएगा, इस टाइम पे करंट भी देख लेते हैं हम लोग। रेजोनेंस में करंट, तो करंट आई एट रेजोनेंस इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं नेट वोल्टेज वी इन बाई जस्ट आर, क्योंकि बिकॉज जेड इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है फिर। अब आगे चल सकते हैं। इसका वो जो फ्रीक्वेंसी वाला कर्व है ना, उसको नहीं, डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो, स्मॉल वर्जन पे बना दे रहा हूं मैं ऐसे, कि देखो ये करंट है आई ऑफ जे ओमेगा, वेयर करंट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी along with ओमेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है हम लोगों ने क्लास में डिराइव करवाया है, ये वाला ग्राफ गलत है, देखो ध्यान से एक बार, मोस्ट ऑफ द टीचर यही वाला ग्राफ बनाएंगे। ये देख लो, ये ग्राफ गलत है। ट्रू ग्राफ मैं इसी को बना दे रहा हूं। ये ग्राफ स्टार्टिंग में बहुत हैवी स्लोप शो करता है और उसके बाद रिलेटिवली ऐसा शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये जो पीक अचीव हुआ यही है हमारा ओमेगा नॉट, ठीक। और इधर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम है ओमेगा वन कह सकते हो या ओमेगा एल कह सकते हो। इधर की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली थोड़ा दूर मिलेगा आपको। जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इसमें एग्जांपल देता हूं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बिल्ड हो पाए, एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा टू। बैंड विड्थ इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ऑफ ओमेगा वन। ये जो कर्व है ना ये वाला, ये अलेक्जेंडर साडुको और हेटन कैमिली की बुक में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इसको बनाते हो ना, जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको बनाते हैं।
कि सर ये ऐसा ग्राफ ऐसा हो जाएगा करके। ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 के लिए वैलिड है, फॉर अ हाई क्वालिटी फैक्टर बियॉन्ड 10। सही है, लेट्स मूविंग एड नाउ। ये तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। कंसिडर पीएन जंक्शन हैज एन दिस मच एक्सेप्टेड डोपेंट। ठीक। क्यू प्लस याद करो आप, क्यू प्लस और क्यू माइनस हमेशा चार्ज न्यूट्रलिटी की वजह से बराबर होगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, मैं उसको डिराइव करवा दे रहा हूं, ध्यान रखिए इस बात का। तो क्यू क्या होगा? नेट चार्ज डेंसिटी। नेट चार्ज डेंसिटी को मैं ऐसे कह रहा हूं, रो। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किधर पे बिल्ड होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, तो ये हो गया नेट चार्ज डेंसिटी। इनटू वॉल्यूम होना चाहिए। इनटू क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। और पी टाइप पे जब होल, मतलब लाइक पी टाइप पे होल है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो किसी जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज ही बनेगा। जैसे अगर मेरी बॉडी न्यूट्रल है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो दिस टुवर्ड्स होल पार्ट, तो इसको मेरे को पी लिख देना चाहिए। इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे इनटू वॉल्यूम है ना, ये चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। दिस इज अगेन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्यू। कुछ बुक्स में कैपिटल एन स्मॉल ए यूज करते हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल एन और कैपिटल ए यूज करते हैं। तो ये चार्ज डेंसिटी हो गया, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इमेजिन करो एक सिलेंडर, ऐसा एक सिलेंडर इमेजिन कर लो हम। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी कंसेप्ट को जिसको हम लोग स्कूल लाइफ में फॉलो करते हैं, यहां पे अप्लाई कर रहा हूं मैं उसी को। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विड्थ ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन और पी, तो उसका विड्थ कितना ले लें हम? डब्ल्यू एन या एक्स एन? एक्स एन ले लो, सही है इतना। इधर, इधर सेम क्यू, परफेक्ट। इनटू, यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया क्या? दैट्स माई एरर। एक्सेप्टर नहीं होना चाहिए था। एक्सेप्टर कैसे हो जाएगा? ओके, यहाँ पे एरर हो गया, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग। क्यू प्लस जो है वो क्यू माइनस के बराबर है। नेट चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट, ये चार्ज डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगेन इधर भी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनटू चार्ज डेंसिटी। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बट पॉइंट ये मुझे लगा कि फॉर्मूला का एक बार ओवरव्यू दे दूंगा तो अच्छा रहेगा हमको। तो बेटा एन टाइप में जितना भी डोनर आयन है, अगर वो आयनाइज हो जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा, तो वो रिलेटिवली पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्यू प्लस टुवर्ड्स एन साइड है। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट रो चार्ज, तो ये हो गया रो वी। ये ए को आप अभी के लिए इग्नोर कर दो आप। रो वी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विड्थ ऑफ द एन टाइप, दैट इज नथिंग बट एक्स एन। सिमिलरली रो वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पी टाइप की तरफ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा लैब में वो सिलेंडर के फॉर्मेट में होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन टुवर्ड्स पी साइड। ये रो वी क्या हो जाएगा? क्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू, मैं एन ए लिख दिया था लास्ट टाइम पे, वो एक्चुअली एन डी होगा, इनटू ए इंटू एक्स एन इज इक्वल टू रो वी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू एक्सेप्टर आयन टूवर्ड्स पी साइड इंटू ए इंटू एक्स पी। तो देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया। बस चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन या स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी, बस मुझको वो फॉर्मूला लिखना था डिराइव करके। तो ये आ जाएगा एन ए एक्स पी इज इक्वल टू एन डी
इंटू एक्स एन। जितने मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस में आते हैं उन लोग को अच्छे से पता है कि सर ने इस फॉर्मूले को दूसरे मेथड से डिराइव करवाया था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करके। वो इंटरेस्टिंग बात है। इस सेकंड तरीके से मैं फॉर्मूले को डिराइव कर रहा हूँ चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन को यूज करके, या स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी कहना चाहिए हमको। तो बस इसके बाद तो फॉर्मूला जब डिराइव हो गया है तो वैल्यू ही तो पुट करना है। ये डोनर है देखो, तो वैल्यूज पुट करते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे कि हम किस साइड पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एन साइड पे पूछ रहा हुआ है डिप्लीजन रीजन ऑन एन साइड, मतलब एक्स एन हमको नहीं पता। पी टाइप पे एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज इज 10⁻³ इंटू एक्स पी गिवन है। डिप्लीजन रीजन पेनिट्रेशन टुवर्ड्स पी साइड, ठीक। तो ये 10 आ जाएगा तो 1.6 है, और आंसर माइक्रोमीटर में ही होगा क्योंकि तो ये रेशियो ही है। तो 1.6 माइक्रोमीटर है। देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता मुझे तो मैं डायरेक्टली एक लाइन पे सॉल्व कर देता यहां से लेकर यहां तक। बट पॉइंट ये है कि जब सब स्टूडेंट तक ये बात पहुंचे तो लगे कि यार हाँ फॉर्मूला के बारे में सर ने कुछ तो बताया है। अगर जो क्लास का स्टूडेंट होगा उसको भी नया लगेगा, बाहर का कोई स्टूडेंट देख रहा होगा उसको भी नया लगेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला और लिख कर सॉल्व करने से बेहतर मैं चाहता हूं कि हम एक बार देखें कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है एज पर द चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। आगे आंसर, ठीक है। इसको देखो क्या फाइंड आउट करना है। ये मेरे को लग रहा है वीएलई फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जेनेट डायोड का रेटेड वोल्टेज देखो 10 वोल्ट है, मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट है। और ब्रेकडाउन में होने के लिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वोल्टेज, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का वोल्टेज ऐसे कह लेता हूं मैं, वी ए बी व्हेन इट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट तो हमारा जेनेट डायोड ब्रेकडाउन पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस डायोड के बारे में कुछ गिवन है। टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ अ नॉर्मल डायोड। अरे यार ये वर्ड मैं क्लासेस में यूज करता था पता है, और मुझे लगता था कि नॉर्मल डायोड कभी एक्सप्लिसिटली बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट देखो नॉर्मल डायोड मेंशन किया हुआ है आपके एग्जाम में, आईटी चेन्नई के पेपर्स में, मतलब सही है। नॉर्मल डायोड, रेक्टिफायर डायोड, सिंपल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, करेक्ट इतना। हम्म, दिस इज लाइक दिस वन, ऐसा। ये 0.7 वोल्ट है। आ, इसको बाहर निकाल दो या एजम्पशन में ले लो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी। आ, ये वाला वोल्टेज मुझे नहीं पता तो लेट दैट वोल्टेज एज ओपन सर्किट वोल्टेज ले लेते हैं हम लोग। इसको बाहर निकाल रहे हैं, दो मेथड से है, दोनों में से करना है तो कर सकते हैं आराम से। इसको बाहर निकालो। तो अगर मैं वी ए बी फाइंड आउट करूं, वी ए बी, तो मैं डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे करंट चाहिए होगा, तो इस सर्किट में करंट निकाल लेता हूं मैं। ये है वो करंट, अगर मैं हटा दिया तब। इस करंट को फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोवाइडेड दिस टू बी रिमूव्ड। तो अगर आप करंट निकालोगे तो ऐसा आएगा 20 इज इक्वल टू, किलो ओम में है तो ठीक है, तो 0.5 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई। तो 1 इंटू आई को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आई लिखो। प्लस 0.7 प्लस 2 इंटू आई। कैलकुलेटर तो है मेरे पास, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20 माइनस 0.7, ठीक है, इतना हो गया। और डिवाइड बाई 2 1 3 हो गया, एंड 3.5 डिवाइड बाई 3.5। तो हमारा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 5.514 मिली एम्पियर। आप वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं अप्लाई कर सकते। अगर ये 0.7 वोल्ट नहीं होता तो मैं अप्लाई कर सकता था। अब वी ए बी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप वी ए बी फाइंड आउट करोगे तो जो भी करंट था इंटू 1 किलो ओम, करंट टू बी इन मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस टू बी इन किलो ओम, प्लस 0.7 दिख रहा है मेरे को, प्लस 2 इंटू करंट, तो दैट करंट इंटू 1, ठीक है, प्लस 0.7 प्लस करंट इंटू 2। तो ये वोल्टेज 17.24 आ रहा है। अगर वी ए बी वी जेड से ज्यादा है, चेक करो, वी ए बी वी जेड से ज्यादा है, इसका मतलब जेनेट आउट ब्रेकडाउन पे है, तो सही साबित हो गया। सो वी ए बी कितना जा रहा है, वी ए बी की वैल्यू 17.24।
ये डेटा सिर्फ ये साबित कर रहा है कि जेना डायोड हमारा ब्रेकडाउन पे है। दिस इज द इनइक्वालिटी कंडीशन, कंडीशन फॉर जेनर इन ऑन कंडीशन। जेना डायोड का ऑन कहने का मतलब, देखो मैं ऑन को कैपिटल लिख रहा हूं, जेना डायोड को ऑन कहने का मतलब जेना डायोड ब्रेकडाउन पे है। ठीक, तो अगर ब्रेकडाउन पे है तो फाइनली वीए भी कितना आ जा रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन पे है तो अब वीए भी चेंज हो जाएगा। ये तो ओपन सर्किट वोल्टेज था, ये वाला जो वोल्टेज था ये ओपन सर्किट वोल्टेज था। अब जेना डायोड के ब्रेकडाउन होने के बाद नाउ वीएबी इज कमिंग आउट एज 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है, अब फिर से नया करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा 10 वोल्ट के रिगार्डिंग। तो 10 वोल्ट के रिगार्डिंग नया करंट फाइंड आउट करोगे तो 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I/1 प्लस 2 × I प्लस 0.7। तो ये आ जा रहा है 10 - 0.7, ठीक है, डिवाइड बाई 3 किलो, 3.1 आ जा रहा है। 3.1 मिली एम्पियर इज द करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो। VL यहां लिख दे रहा हूं, VL इज इक्वल टू जो भी नया करंट आया है जेना डायोड को लगाने के बाद ब्रेकडाउन में है तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट है, फिर दैट इज I 3.1 × 2। तो 3.1 × 2 करने की जरूरत नहीं है, 6.2 वोल्ट आएगा। परफेक्ट, 6.2 है आंसर इसका। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर आ रहा है। एनईटी की यही खास बात है कि जैसा वो देते हैं ऐसा आ जा रहा है। अगर आपका 6.1 आ रहा है तो कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना भाई, और मैं भी कैलकुलेटर लेके आया हूँ इसी बात पे। ठीक, ओके। ये फर्मी एनर्जी लेवल पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, दिख रहा है स्टार्टिंग ही किया हुआ है। फर्मी एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 5.5। टेम्परेचर देखो, इतना हैवी टेम्परेचर है ये। हम चाहते हैं तो कई बार अगर हम इसको क्लासेस में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे तो 500 केल्विन का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे हम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। आगे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। मुझे लगता है हर फिजिक्स के स्टूडेंट को और हर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को ये पता है, एफ ऑफ ई, फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है जिस पॉइंट पे पुट करोगे उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो दैट इज ऑब्वियसली 1 से कम हो जाएगा, 1/1 प्लस e⁻⁴ माइनस ऑफ ई एफ डिवाइड बाई के टी। एनरिको फर्मी, नाम सुन लो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ई कैपिटल आना चाहिए, ENRICO, स्पेलिंग आई गेस सही होगा। एनरिको फर्मी ह्यूज कंट्रीब्यूशंस है इनका क्वांटम मैकेनिक्स में। और जितना मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं उनको पता है कि पार्शली इसका डेरिवेशन ऑलमोस्ट लाइक 90% डेरिवेशन का दिया है मैंने क्लासेस में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते आप। ठीक है, हमको खुद ही कह रहा है वो हमको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी है, चेक करना एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज 0.2, एनर्जी ऑफ द लेवल विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, फर्मी लेवल ऑफ द सिस्टम इज 5.5 एट द एनर्जी ऑफ द लेवल फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज 0.2। देखो ध्यान से एक बार, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है आई गेस, जितना डेटा मेरे पास प्रेजेंट है मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऑफिशियल होगा हर चीज में। ठीक है, अगर एग्जाम पे ऐसे ही आया था तो देखो ये भी हो सकता था कि वो होल ऑक्यूपेंसी भी दे, होल ऑक्यूपेंसी देता और 0.2, तो यहाँ पे मुझे 0.8 पुट करना पड़ता। ठीक है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी गिवन है वो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज मैं 1 - कर लेता, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई इज इक्वल टू 1 पढ़ते हैं हम लोग। तो चलो मैं इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी का ही प्रोबेबिलिटी मान लेता हूँ, 0.2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻⁴। ये वो एनर्जी लेवल है जो हम चाहते हैं कि भैया क्या एनर्जी लेवल होगा सो दैट इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाए। ठीक है, और ई एफ गिवन है, ई माइनस ई एफ कितना है,
Fermi energy of the system or that semiconductor is 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई के बी इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्लास 12th या 11th में इसके बारे में बात किया होगा. स्टीफन स्टीफन समथिंग रिलेशन है 11th क्लास में. स्टीफन रिलेशन के बी इंटू टी. जब आप केबी की वैल्यू देख रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इंटू केल्विन करना पड़ेगा. ठीक है. सो केबी टी एक बार निकाल लेते हैं हम लोग. इज इक्वल टू दैट इज 8.62 इंटू 10⁻⁻5. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है ये. और टेम्परेचर जो मेजर किया है, जो मेंशन किया है सॉरी, वो भी हमको 500 केल्विन है. तो निकाल लेते हैं अभी हम. सो दैट इज 8.8 सॉरी 8.62 8.62 10⁻⁻5 इंटू 500. तो के बी टी की वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी अभी, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू केल्विन डिवाइड बाई केल्विन. तो ये आ जा रहा है 0.0431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बस लिख देते हैं हम लोग इसको. सॉल्व करें. अच्छा, मैं अगर कुछ डिस्टर्ब करूंगा तो ये फिर इरेज हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा. तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको. ये पूरा फैक्टर उधर लेके जाओ और इसको 1 डिवाइड बाई 0.2 कर लो. तो मैं ऐसे कह रहा हूं 1 प्लस ई रेज टू द पावर ऑफ उस पूरे फैक्टर को मैं अभी के लिए एक्स मान रहा हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूं. मान कर चलो आप इज इक्वल टू इस पूरे फैक्टर को एक्स मान के चलो, तो 1/0.2 हो गया. तो 1/0.2 तो सबको पता है 5 होगा. ई टू द पावर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. लॉग ले लेते हैं हम लोग. तो ये एक्स की वैल्यू जानता हूं मैं, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ. नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा. ln(4) लेंगे, सही है. दिस इज 1.386. आगे और लिखने की जरूरत है क्या? 29 इज इक्वल टू व्हाट्स द फैक्टर एस एक्स सॉरी ई माइनस 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई इसकी वैल्यू हम जान चुके हैं 0.0431. यहां तक ले लिया था. ओके, अच्छी बात है. सो दिस आंसर इंटू 0.0431. तो ये आ रहा है 0.0597. और फिर ये वाला फैक्टर इधर जाएगा. पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फैक्टर उधर जाएगा. आई गेस यू आर सफिशिएंट इनफ टू डू द कैलकुलेशन. प्लस 5.5 5.559 आ रहा है. 5.559 5.559 मतलब 5 पॉइंट, मैं इसको 559 है तो मैं कैसे राउंड ऑफ करूं इसको देखते हैं हम लोग. अब टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं ना, 9 के आगे भी 7 है. अगर हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रख रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है हमारा. अब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो एक्सीड होगा, फिर ये एक्सीड होगा. तो हम इसको 5.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये ये आंसर है 5.56. मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर है. आई गेस मैंने कैलकुलेशन सही किया हुआ है. ठीक. और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, बीजेटी का भी न्यूमेरिकल है. बीजेटी का भी न्यूमेरिकल है. इसको देखो क्या पूछा इसमें. आईसी पूछा हुआ है. ठीक है. मैंने कहा था क्लासेस में कि चाहो तो डायरेक्टली सर्किट को रिड्यूस कर लेना आप. रेजिस्टेंस, दिस इज बीजेटी 2 किलो ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट. ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आरटीएच आएगा. एंड 15 × 5 डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस. तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग. दिस इज 15 वोल्ट 10 किलो ओम. इसमें मैं कंडीशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं. बीटा इंटू आर ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ R2. दिस इज R2. ये तो 2 किलो ओम है. कैलकुलेटर अलाउड है तो मैं लेकर ही आया था. चेक करना. 20 और 5 पैरल में है, तो 20 × 5 डिवाइड बाई 25. तो रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम. ये 4 किलो ओम आ रहा है. वीटीएच आपको पता होगा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं जो बेस से लेकर ग्राउंड तक कनेक्टेड हो. सो दैट इज वीटीएच. चेक करते हैं. 15 इंटू दैट रेजिस्टेंस 5 डिवाइड बाई
25 सही है। ये 3 वोल्ट आ रहा है एंड ये 3 वोल्ट सफिशिएंट इनफ है आपके बेस एमिटर के डायोड को फॉरवर्ड बैस करने के लिए। ये वाला जो डायोड है ये सफिशिएंट है इस डायोड को ऑन करने के लिए, ठीक है। और गिवन है VB 0.7, लार्ज सिग्नल मॉडल याद होगा, क्लासेस में किया हुआ है, तो दैट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। अप्लाई करो केवल एट द इनपुट। दिस इनपुट वोल्टेज इज सफिशिएंट इनफ टू मेक दिस डायोड इन फॉरवर्ड बैस, मतलब करंट फ्लो होगा। तो 3 = 4 इंटू बेस करंट। देखो मैंने बेस करंट को लिखा कैसे है, ठीक है, हालांकि वो डीसी है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दैट इज वैलिड फॉर एसी एज वेल एज डीसी बोथ। प्लस 0.7 प्लस 2 इंटू आई है। अब मैं आई को डायरेक्टली कर रहा हूँ, एनटी न्यूमेरिकल है, इसीलिए अब आई को कर रहा हूं मैं एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू। बीटा कितना है, तो 1 + बीटा, दैट इज 101 टाइम्स ऑफ IB। तो 3 में से 0.7 घटा लो, 3 - 0.7, 2.3 हो रहा है। सो दैट इज दिस डिवाइड बाई, ये वाली वैल्यू 4 है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज 2 × 101। बेस करंट हम सबको पता है वैसे भी रिलेटिवली कम आता है। अगर आप बेस करंट निकाल रहे हो बाई डिफॉल्ट इन मिली एम्पेयर में आएगा वो, रेजिस्टेंस इन किलो में 0 पॉइंट, ये आ रहा है 0.01116, इतना, ठीक है। IC निकाल लो। लीनियर रीजन में काम कर रहा है हमारा बीजेटी, अदरवाइज मैं IC सैचुरेशन निकाल कर चेक करता, क्लासेस में किया हुआ है। सो मुझे लग नहीं रहा है इसमें सैचुरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टिल इसको अगर मैं IC फाइंड आउट करना, इंटू 100 कर लो, यार है 1.116, अप्रोक्सीमेटली 1.1165 है मिली एम्पियर, यहां तक आ जा रहा है वैल्यू। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो मैं इसको 1.12 लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट करके 1.12 मिली एम्पियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 6 था बियॉन्ड 5। देखो सॉल्व तो हो गया, बट पॉइंट ये है कि एग्जाम में अगर उन लोगों ने ट्रिक सेट किया होगा ना, गलत हो सकता है। चेक करता हूं मैं, ये वाला वैल्यू 0.2 ले रहा हूं मैं, VCE सैचुरेशन, देखो आंसर आ गया, बट VCE सैचुरेशन को एक बार चेक करता हूं मैं। 0.2 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, आइडियल वैल्यू में हम 0 ले लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ IC सैचुरेशन। तो केवल लिखता हूं, ठीक रहेगा। 15 = 10 इंटू दैट IC विच इज इन सैचुरेशन, प्लस 0.2 ले लो, प्लस यहाँ पे भी सैचुरेशन करंट ही फ्लो होगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एमीटर करंट फ्लो होगा, वो स्टूडेंट जो नहीं पढ़े उनको लग रहा होगा कि IE फ्लो होगा यहाँ पे, नहीं। मैक्सिमम BJT करंट इट इज लिमिटेड बाय IC सैचुरेशन, प्लस 2 × IC सैचुरेशन। एक बार चेक करते हैं IC सैचुरेशन आ कितना रहा है, हालांकि VCE सैचुरेशन नहीं गिवन है, बट स्टिल कैलकुलेशन हम चेक कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते जो हमारी गलतियों का कारण बने। 15 में से 0.2 घटाओ, 15 - 0.2, ठीक है, आप 0 भी ले सकते थे इसको। एंड डिवाइड बाई 10 and 2, डिवाइड बाई 12, ये 1.23 आ रहा है, मतलब जस्ट बाउंड्री कंडीशन अचीव्ड हो रही है, देख लो। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, हमारा जो सैचुरेशन करंट है, बच गए हम लोग, वो आ रहा है हमारा 1.2, सॉरी, कंटिन्यूटी मेंटेन हो गया था, कॉन्टिन्यूम जिसको कहते हैं हम लोग, सातत्य, 1.233 मिली एम्पियर। देखो जस्ट हार्डली छोटा सा मार्जिन रह गया है, हार्डली छोटा सा मार्जिन रह गया। अगर VC सैचुरेशन को 0 ले लूं मैं, तब देखता हूं मैं आंसर कितना आ रहा है। अगर उसको 0 ले लेता हूं मैं, तो दैट इज 15 डिवाइड बाई 12, 1.25 आ रहा है। मतलब अगर मैं आइडियल कंडीशन ऑफ VC सैचुरेशन को भी ले रहा हूं, तो भी हम बच गए जस्ट, क्योंकि कंडीशंस आप सबको याद होगा। अगर इफ IC बड़ा हो जाता IC सैचुरेशन से, इफ IC ग्रेटर देन IC सैचुरेशन, तो BJT इज वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन। बट पॉइंट ये कि हमारा IC देखो कितना आ रहा है, 1.12, राउंड ऑफ मान लो, ठीक है, चलेगा इतना। और IC सैचुरेशन कितना आ रहा है पता है,
दिस वन 1.233 और एक आ रहा है आंसर हमारा 1.25। तो किसी भी कंडीशन पे मेरा आईसी सेचुरेशन से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब बीजीटी बच गया। ये वाला जो बीजीटी है ना, अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम जस्ट एज ऑफ द एक्टिव रीजन पे काम कर रहे हैं, लीनियर एक्टिव रीजन पे। अगर थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे देता ना, तो भी लोगों का यही आंसर आता, और फिर उसके बाद की में प्लस माइनस मिस्टेक होता। तो मैंने तो जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लासेस में जो आता है उन लोग को सिखा दिया है कि बेटा बीजेटी में चेक भी कर लेना कि क्या हमारा बीजेटी कहीं सेचुरेशन रीजन पे तो नहीं चला गया ना। तो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन। मैं जानता हूं कि इसको डायरेक्टली कर सकते हैं हम, बट मैं अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन, अगर आप क्या नाम है उस बुक का, बॉयलस्टेड, यस यस यस, बॉयलस्टेड की बुक में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया हुआ है कंडीशन को, और मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ। बीटा, दैट बीटा करंट गेन, दैट्स बीटा डीसी, बीटा इंटू आर ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आर, ये वाला। इसको अब R1 ले दो या R2 दे दो, फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बट पॉइंट ये, इस कंडीशन के बगैर भी सदरन स्मिथ में सॉल्व किया हुआ है प्रॉब्लम को। ठीक है, सो हमने देखो आंसर लेके आना बड़ा अलग बात है, बट पॉइंट ये उस न्यूमेरिकल को कितना कंसेप्चुअली सॉल्व करते हो वो अलग बात है। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशंस को, अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा। बहुत जगह पे की का एरर है, कहाँ गए, चले गए हम, एक बार देखते हैं इसको। हाँ, की का एरर है, मैंने जो की दिया उसको देख लीजिएगा आप। आपकी तरफ से कोई क्वेरीज होगा तो आप आराम से चैनल पे सब्सक्राइब कर, चैनल सब्सक्राइब सॉरी, चैनल पे देख लीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इस की में प्रॉब्लम हो रहा है करके। ठीक है, टिल देन टेक केयर।